साथियों, स्वागत अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि इस संशोधन को क्यों लागू किया गया था, उस समय ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि इस संशोधन को लागू किया गया था। अगर लागू भी कर लिया तो कहते हैं कि इस संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संविधान कहते हैं। कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से भारतीय संविधान है उसी प्रकार से भारत में एक लघु संविधान भी कहते हैं। उस लघु संविधान को 42वां संविधान संशोधन भी कहते हैं। कहते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी जी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि इस 42वें संशोधन को इंदिरा संविधान भी कहते हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इस लघु संविधान का निर्माण करना पड़ा, इस इंदिरा संविधान का निर्माण करना पड़ा। पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आपको याद है 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी जी के सामने जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा उस व्यक्ति का नाम था राजनारायण। कहते हैं कि राजनारायण ने लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले भी अपना विजय जुलूस निकाल लिया था कि इंदिरा गांधी जी के सामने मेरी जीत हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, कई बार पहले जश्न मनाना बहुत भारी पड़ जाता है और यह जश्न उसी प्रकार राजनारायण को भी पड़ा था। जैसे परिणाम आया, राजनारायण जी पराजित हो गए और विजय कौन हुआ? इंदिरा गांधी जी। इस बात जो विजय हुए, इस बात को लेकर राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका में बताया कि इंदिरा गांधी जी ने पद पे रहते हुए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। इसके साथ साथ में अनेक और भी ऐसे याचिकाएं थी, लेकिन सबसे बड़ी जो याचिका ऐसी थी कि इन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। कोई भी पद हो, लेकिन वो पद सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं कर सकता। हुआ ऐसा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण जी की याचिका पर चर्चा करते हुए रायबरेली के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी जी को लगा कि प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, हमारे खिलाफ भी याचिका है और परिणाम भी शून्य घोषित हो गया। कहाँ राजा भोज हो गए और कहाँ गंगू तेली बनना पड़ेगा। तो इन्होंने भारतीय संविधान में ऐसे संशोधन किए, ऐसे प्रावधान किए कि हम उसको लघु संविधान भी कहते हैं। कहते हैं कि इस संविधान में संशोधन में इस संविधान संशोधन में ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसमें कहते हैं कि 52 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। इसके साथ में कहा जाता है कि टोटल 59 प्रावधान लागू किए गए थे। इसके अलावा भी ये भी कहा जाता है इंदिरा गांधी जी ने इतनी मजबूती के साथ में इस संशोधन को लागू किया कि इस संशोधन के आगे न्यायपालिका ने भी हाथ ऊपर कर दिए। लेकिन प्रश्न वाली बात यह है, इस संविधान संशोधन में ऐसे कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए थे। अब हम बातचीत करेंगे। यह संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि प्रतियोगिता परीक्षा में शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हो जिसमें संविधान संशोधनों में से इस संविधान संशोधन से प्रश्न नहीं आया हो। हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे ऐसा इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि इसको लघु संविधान की संज्ञा देनी पड़ी। तो बातचीत शुरू करें। बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इस संशोधन के माध्यम से कुछ इनकी पृष्ठभूमि है, इसको हम ध्यान में रखते हैं, बातचीत करते हैं। कहते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन सबसे पहले बात करते हैं 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए और इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा। कहते हैं कि इंदिरा जी के सामने राजनारायण नाम का व्यक्ति ने चुनाव लड़ा। इन्होंने अपनी याचिका दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कोई बात नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका दायर की। याचिका में परिणाम आया कि इंदिरा जी का रायबरेली का चुनाव शून्य घोषित। रायबरेली का चुनाव शून्य घोषित। अब इंदिरा जी ने
प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा संशोधन किया कि पूछो मत आप। अब कहते हैं कि इस संविधान संशोधन को लागू किया गया था, एक समिति बनाई थी जिसको कहते हैं डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, या उसको कहे स्वर्ण सिंह या सोना सिंह समिति। इस स्वर्ण सिंह समिति ने क्या क्या सिफारिश की पता ही नहीं, भगवान जाने, लेकिन इन्होंने संशोधन किया। ये जो संविधान संशोधन हुआ डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ये इसकी कुछ पृष्ठभूमि है। इसके अलावा अब हम बातचीत करेंगे इस संशोधन के प्रावधानों के बारे में। एक एक प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा प्रावधान किया गया था। इसके साथ में इसको कहते हैं, इसको भारतीय संविधान का लागू संविधान भी कहते हैं। इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। क्या कहते हैं इसको? लागू संविधान भी कहा जाता है। बातचीत करें, शुरुआत करें नंबर 1 प्रावधान कि इस प्रावधान में क्या किया गया था। आपने प्रस्तावना का नाम सुना होगा। प्रस्तावना का निर्माण किया गया था, प्रस्तावना को लागू किया गया था। उस समय से लेकर आज वर्तमान इस क्लास तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। उस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कहते हैं कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार हुआ। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। यह हमारा था पहला प्रावधान। इसके अलावा नंबर 2 पे प्रावधान की बातचीत करें। आपने मूल कर्तव्यों का नाम सुना होगा। कहते हैं मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और हम भी पढ़ रहे हैं अभी 42वां संविधान संशोधन। कहते हैं कि भाग नंबर 4 के क में अनुच्छेद 51 क में संशोधन किया गया और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कुछ प्रावधानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे के क्रम में बातचीत करेंगे। तो पहला प्रावधान श्री गणेश किया जाए। इसके तहत, किसके तहत? 42वां संशोधन के तहत। इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन करते हुए 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से? एक का नाम है पंथ निरपेक्षता, एक का नाम है समाजवाद, एक का नाम है अखंडता। कहते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया और संशोधन करते हुए 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। एक का नाम है पंथ निरपेक्षता, एक का नाम है समाजवाद, एक का नाम है अखंडता। और ये इतना महत्वपूर्ण है जिसकी कोई सीमा नहीं है। नंबर 2 पे बात करते हैं। इसके तहत, किसके तहत? 42वां संशोधन 1976 के तहत। इसके तहत संविधान के भाग, इसके तहत संविधान के भाग और भाग 4 के व अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। आपने नाम सुना होगा भाग 4, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं क। भाग नंबर 4 में क, अनुच्छेद 51 में क, दोनों में क्या है? क। यहाँ भाग नंबर 4 है, यहाँ अनुच्छेद 5 है, 51 है। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब हम बातचीत करेंगे क्या इसके अलावा भी कोई परिवर्तन किया गया? तो हम एक एक परिवर्तन के माध्यम से
चर्चा करेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। एक तरफ है नीति निर्देशक तत्व, एक तरफ है मूल अधिकार। और इस संशोधन से पहले मूल अधिकार क्या था? मूल अधिकार का ज़्यादा महत्व था, नीति निर्देशक तत्व का कम महत्व था। तो लोगों ने कहा कि मूल नीति निर्देशक तत्वों को आपने बनाया ही क्यों है, जब वो मूल अधिकार इस पे क्या है, हावी है। इंदिरा जी ने कहा कि मेरा नाम इंदिरा गांधी है और मैं ऐसा प्रावधान करती हूँ इस संशोधन के माध्यम से कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर मूल अधिकार हावी हो रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों पर तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो नंबर 3 का जो हमारा प्रावधान है, ये प्रावधान ये कहता है इसके तहत अनुच्छेद 31 ग में प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। हम बात कर रहे हैं इसके तहत अनुच्छेद 31 ग, आपने नाम सुना होगा अनुच्छेद 31 ग से गेड़िया वाला, ग से गमला वाला। इसके तहत अनुच्छेद 31 ग में ऐसा प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को अगर प्रभावी बनाना है तो मूल अधिकार में भी आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए प्रावधान जोड़े गए थे। नीति निर्देशक तत्वों में कितने प्रावधान जोड़े गए थे? 3 प्रावधान। क्यों? प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे। तो नीति निर्देशक तत्वों ने कहा कि हमारे में भी 3 नए शब्द जोड़ो। जब आपने प्रस्तावना में भी 3 नए शब्द जोड़े हैं तो आपको याद रखना है प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए थे, नीति निर्देशक तत्वों में 3 प्रावधान जोड़े गए थे। इन 3 प्रावधानों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा प्रावधान किया गया कि सभी लोगों को समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी लोगों को समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अब ये बात है जो मैंने आपको बताई है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये संविधान बता रहा है। अनुच्छेद 39 क बता रहा है। अनुच्छेद 39 क यह कहता है, और ये प्रश्न बता नहीं रहा है, यह प्रश्न 2 बार आ चुका है कि सभी लोगों को समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? 39 क में। और एक बार ऐसा प्रश्न आया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क के तहत सभी लोगों को समान न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस चीज का प्रावधान कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो हम हमारी बात को लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हम बात करें नंबर 4 की। इसके तहत नीति निर्देशक तत्वों में 3 प्रावधान जोड़े गए। कितने प्रावधान भाई? 3। एक प्रावधान के बारे में बातचीत कर लें। 1 नंबर कौन सा प्रावधान था? नंबर 1 प्रावधान यह कहता है कि समान
न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। सभी लोगों को समान न्याय मिलेगा, सभी लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी और ये मिलेगी 39 क के तहत। आपने नाम सुना होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क, इसमें ये प्रावधान किए गए थे। कहते हैं कि कुछ जो भारतीय संविधान को ये न्यायिक प्रणाली है वो इतनी कठिन है, इतनी पैसे वाली है कि जो पैसे वाले हैं वो भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो इंदिरा जी ने कहा कि जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, सभी लोगों को समान न्याय मिलेगा। और यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39 क में नीति निर्देशक तत्वों में। और मैंने ये कह दिया, ये 2 प्रश्न आया हुआ है, दोनों बातों को याद रखना है। नंबर 2 का प्रावधान किया गया था कि जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों में कर्मचारियों की भागीदारी का सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया था कि जितने भी उद्योग हैं उस उद्योगों में उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता होना चाहिए। और ये जो भागीदारिता है ये 43 क में ये प्रावधान किया गया था। तो यहाँ बातें लिख लेते हैं कि उद्योगों के प्रबंध में उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता, कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को भी क्या करना है, सहभागिता करनी है। और ये जो प्रावधान है वो 43 क में किया गया था। ये प्रावधान किया गया था कितने में, कर्मचारियों की सहभागिता 43 क, मतलब नीति निर्देशक तत्व है। और साथियों ये जो तीनों प्रावधान है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आपको याद नहीं, रटना नहीं, समझना भी है। आगे का प्रावधान ये किया गया था कि पर्यावरण की रक्षा व सुधार व वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, सुधार व वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में प्रावधान किए गए थे। किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद कहते हैं 48 क, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 क ये कहता है कि वन्य जीवों के संरक्षण, प्रबंध और उन्हें वन्य जीवों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए थे। तो इस संबंध में बातचीत कर लेते हैं। इसके तहत पर्यावरण की रक्षा व सुधार, पर्यावरण की रक्षा व सुधार, पर्यावरण की रक्षा व सुधार, वन्य जीव की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा। और ये प्रावधान किया गया था 48 क में। नीति निर्देशक तत्वों में 3 प्रावधान जोड़े गए थे, तीनों के 3 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता 39 क, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता 43 क, पर्यावरण की रक्षा व सुधार, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 48 क। साथियों ये प्रावधान बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान माने जाते हैं। इसके अलावा अब हम बातचीत करेंगे एक ऐसा प्रावधान ये कि कई बार क्या होता है कि घर में जैसे एक बुजुर्ग आदमी है और घर में 20 कुल सदस्य हैं। कई बार ऐसा होता है कि 20 सदस्यों को मिलकर एक राय देते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात कहूँ, घर में एक दादोसा है, दादोसा को 20 सदस्यों ने मिलकर राय दी तो लेकिन उन्होंने राय तो मानी नहीं, ऐसा प्रावधान किया गया था कि मतलब 20 सदस्यों अगर कोई राय देते हैं तो राय दादोसा को माननी ही पड़ेगी, चाहे वो घर के हित में हो या अहित में हो, या राज्य समाज देश के हित में हो या अहित में हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया था कि अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। आप कहोगे ये क्या मजबूरी है,
इसे तो लोग इंदिरा संविधान कहते हैं, इसी को लोग लघु संविधान कहते हैं। इंदिरा गांधी अपना खुद का संविधान लिख के चली गई। तो ऐसा प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति ये नहीं सोचना कि ये देश हित में है या नहीं, ये राष्ट्र हित में है या नहीं, इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, लेकिन इंदिरा ने जो कह दिया वो मानना ही पड़ेगा। मतलब अगर वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में रहना है तो जय ठाकुर जी की बोलनी पड़ेगी। इसी प्रकार इंदिरा जी ने यह प्रावधान किया गया था। तो हम तो यहाँ लिख लेते हैं भाई इंदिरा जी के प्रावधान नंबर 5 को। अनुच्छेद 74 के तहत प्रावधान किया गया अनुच्छेद 74 के तहत प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को, कौन से पति को, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्य किया गया, कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। और ये बाध्य किया गया था, कब किया गया था? तो ये बाध्य किया गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या किया गया था? बाध्य किया गया था। अब हम बातचीत करेंगे कि कोई भी जैसे संविधान में संशोधन होता है, वो संशोधन क्या होता है कि न्यायालय में चला जाता है और न्यायालय अपने संशोधन में संशोधन करने के लिए कहता है। न्यायालय उस संशोधन को लागू करने के लिए कहे या नहीं कहे, ऐसा वो क्या करें। जैसे एक संशोधन हो गया, संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी गई, याचिका दायर हो गई, न्यायालय ने कहा कि इस संशोधन में ऐसा प्रावधान किया जाए, उसमें ऐसे कटौती की जाए, उसमें ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं, ये हित में नहीं है या अहित में है, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया। अब इंदिरा गांधी जी के प्रभाव को देखें आप। इंदिरा गांधी जी ने ये कहा अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत अगर कोई, इसके तहत अगर संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो संशोधन न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर कोई संसद संशोधन करती है, उस संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये इतना खतरनाक मतलब एक निर्णय था जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा, अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा, किसके तहत? 368 के तहत संसद के द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा प्रावधान किया गया कि इसके तहत अगर कोई संशोधन होता है और कौन करती है? संसद करती है, तो वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। मतलब कि न्यायालय में चुनौती अगर नहीं दी जाएगी तो फिर क्या होगा? मन मर्जी का ख्याल, जैसा इंदिरा चाहे वैसा ही होगा और वैसा ही हुआ था। इसी क्रम में बातचीत करें कि आपने नाम सुना है, आप अभी पढ़ते हो, जैसे वर्तमान में बातचीत करते हो, आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? आपको पता है कि राज्यसभा का अपने राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इंदिरा जी ने कहा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होगा। ऐसा प्रभाव किया गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो हम इसी क्रम में बातचीत कर लेते हैं। इसके तहत किसके तहत भाई? 42वां संविधान संशोधन के, इसके तहत लोकसभा व
राज्य विधानसभा, लोकसभा व राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। इस कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। अब हम इसी क्रम में आगे अगली क्लास में शायद हम बात 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकते हैं। उसमें वापस 6 से घटाकर 5 किया गया। तो अपने को याद रखना है, अगर बढ़ाने की बात आए तो इंदिरा गांधी जी ने बढ़ाया 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष, और घटाने की बात आई तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मोरारजी देसाई सरकार ने ऐसा किया था। इसी क्रम में बातचीत करें कि संसद व राज्य विधानमंडल के लिए गणपूर्ति व कोरम की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि राज्य विधानमंडल होता है, संसद होती है, उसमें गणपूर्ति होती है, एक कोरम होता है। जैसे कि संसद का जो लोकसभा का जो कोरम है कुल सदस्यों संख्या का 1/10। अगर 550 है तो 55 सदस्य अगर आएंगे तो संसद की कार्रवाई संचालित होगी। इंदिरा जी का कोई जरूरी नहीं है, अगर इंदिरा अकेले भी आएगी तो भी संसद की कार्यवाही संचालित की जाएगी, संसद की प्रक्रिया चलती रहेगी। कोई ये कोरम वोरम नहीं है, सिस्टम को बंद करो। तो इसी क्रम में बातचीत करें नंबर 8 पर कि संसद व राज्य विधान मंडल में कोरम या गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद व राज्य विधानमंडल में कोरम या गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा जी ने कही थी कि इन्होंने कोई जरूरी नहीं है, अगर इंदिरा व 2 लोग और आएंगे तो भी बैठक आयोजित होगी, कार्य का संचालन किया जाएगा। इसी क्रम में बातचीत करें तो आगे ऐसा प्रावधान किया गया था कि लोकसभा व राज्य विधानसभा के 20 सीटों की संख्या 2001 तक स्थिर किया गया था। लोकसभा में जितनी सीटें हैं, राज्य विधानमंडल में जितनी सीटें हैं, उन सीटों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा 2001 तक। मतलब ये हुआ कि लोकसभा के अलावा राज्य विधानसभा में 2001 तक किसी भी प्रकार का सीटों में फेरबदल नहीं की जाएगी। तो हम बातें लिख लेते हैं। लोकसभा व राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा व राज्य विधानसभा के सीटों की संख्या में 2001 तक स्थिर किया गया कि मतलब लोकसभा व राज्य विधानसभा में जितने भी सीट है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब तक? 2001 तक। इसी क्रम में बातचीत करें तो कहते हैं कि राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ देश के किसी भी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति पूरे देश में भी 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है और देश के किसी भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब आपको पता है कि ये क्यों किया गया था, कि ये जरूरी नहीं हो सकता है, इसके तहत राजस्थान में भी आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, पूरे भारतवर्ष में भी कर सकता है। तो अगला प्रावधान, राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ
राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ देश के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ राष्ट्रपति या तो पूरे देश में घोषणा कर सकता है या देश के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रश्न पूछे गए, अभी एक प्रश्न के बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक पूछा गया था किसी भाग में 352 के तहत या तो देश में या देश के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसा प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो याद रखना है यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। इस आपातकाल की जो उद्घोषणा है पहले थी 6 माह तक, जिसको बढ़ाकर 1 साल तक कर दिया गया। और यही प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की जो उद्घोषणा है उससे 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितने समय के लिए किया गया? तो जो 356 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है पहले उसकी अवधि थी 6 माह, जिसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 माह से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसमें 1 वर्ष नहीं था, 12 महीने थे। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत अगला प्रावधान शायद ये 10 नंबर प्रावधान है। अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा 6 माह से बढ़ाकर कितनी की गई? 1 वर्ष या 12 माह की गई। और यही प्रश्न पूछा गया था जिसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन था 12 माह। इसी क्रम में नंबर अगले की बात करते हैं 11 नंबर। इस संशोधन के माध्यम से ऐसा संशोधन किया गया कि जो केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उसको केंद्र व राज्यों में सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि जितने भी केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उनको ऐसी कोई समस्या आ जाए, ऐसी कोई विपदा आ जाए, और उस समय तो आपातकाल चल ही रहा था, विपदा ही विपदा थी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। तो इंदिरा गांधी जी ने यह कहा कि बाद में मत कहना कि आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। मैं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं कर रही हूँ, मैंने संशोधन में ऐसा प्रावधान कर दिया है कि जो केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उनको केंद्र व राज्यों में सुरक्षा के लिए लगाया जा सकता है। तो इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे नंबर 11 की। और 11 में क्या गया? इस संशोधन के द्वारा इसके तहत केंद्र व राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जा सकता है। तैनात किया जा सकता है। सुरक्षा बलों को कहाँ तैनात किया जा सकता है? केंद्र में भी किया जा सकता है, राज्यों में भी किया सकता है, क्योंकि पहले इंदिरा जी के साथ में यही हुआ था। ऐसे कि इसके तहत केंद्र व राज्यों में सुरक्षा बलों को तैनात किया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी जी ने ऐसा प्रावधान कर दिया ताकि वापस कोई राजनारायण ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की कि उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। आपने एक नाम सुना होगा, लाभ का पद। लाभ के पद में कौन आता है कौन नहीं आता है ये इंदिरा जी ने कहा मैं तय करूंगी। और इसी के तहत
कहा जाता ना, इंदिरा तो इंदिरा ही थी। इंदिरा ने कहा कि लाभ का पद कौन है, लाभ के पद के दायरे में कौन आता है कौन नहीं आता है, ये इंदिरा तय करेगी, मतलब ये संसद तय करेगी। तो इसके तहत संसद तय करेगी कि लाभ के पद के दायरे में कौन आता है या नहीं। ये शक्ति किसको दी गई, संसद को दी गई, कि संसद खुद तय करेगी कि लाभ के पद में कौन आता है कौन नहीं आता है। तो ये जो शक्ति दी गई ये संसद को दी गई थी कि संसद ही तय करेगी कि लाभ के पद के दायरे में कौन आता है कौन नहीं आता है। इसी क्रम में कुछ विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। उन विषयों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि वन संपदा शिक्षा, वन संपदा शिक्षा। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची के विषय को कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 42वें वन संपदा शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण, वन संपदा शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन संपदा शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जीवों की सुरक्षा, बाट व मापतोल को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किसको इसके तहत संसद को यह शक्ति दी गई कि लाभ के पद के दायरे में कौन आता है कौन नहीं आता है। इसके तहत शिक्षा, इसके अलावा वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, माप व तोल, इनको किस समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अब साथियों, आपसे निवेदन है, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए, और ये बताइए कि मैंने जो 42वां संविधान संशोधन पढ़ा है वो आपको कैसा लगा। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। मैं बिशन चारण मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता, जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती।